एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मादूम होते रीछ। देवसाई शुमाली पाकिस्तान का एक बुलंद मकाम, दमकता हुस्न और किस्म किस्म की हयात समोए मरतूब जमीनों से भरी जिंदगी के दरियाओं को सैराब करती एक जगह। ये मादूमियत के शदीद खतरे से दो चार हिमालयन भूरे रीछों की एक नायाब पनागाह भी है, मगर बामी अर्ज का ये गोशा अब खुश्क हो रहा है। काफ़ी सालों से हम ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, कि यहाँ पे जो है ना वक्त पे बारिशें नहीं होती है। मारमोट और वो पौधे जिन पर रीछों का इन्हिसार है अब खत्म होते जा रहे हैं, और इनके साथ पहाड़ी लोगों की पुरसकून जिंदगी भी। इंसान और जंगली हयात अब टकराव के रास्ते पर है। हम उस पोजीशन में तो रहते ना कहीं ये ना हो कि कहीं चुटोर फाड़ दे खुराक की तलाश में। एक खुश्क सैयारे ने रीछों या गिलगित बल्तिस्तान के साबित कदम मकामी दोनों ही को मुतासिर कर दिया। वो चश्मे भी खुश्क हो गए, दो चार चश्मे तो ऐसे हैं वो वहाँ तो बिल्कुल आता ही, पानी नहीं है तो आबादी कहाँ से लाए। ये दुनिया से कटे इंसानी गिरोह और खित्ते का सबसे बड़ा मेमन क्या मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तानी खित्ते में आने वाले बुलंद तरीन कर्शे अर्ज में एक बहुत ही खास मकाम है देवसाई। सतह समंदर से 13,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े ये दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सतह मुर्तफा है, दुनिया के चंद बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों से घिरा। ये कराकरम और हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिले और ये खुश्क और उमूदी दुनिया। गुलाम मेहदी यहाँ सतह मुर्तफा पर देवसाई नेशनल पार्क में एक रेंजर है। इसका काम 1800 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इस हैरत अंगेज तौर पर मतनव्वो हयात सरजमीन की देखभाल करना है। 13-14 हजार फुट की बुलंदी पर अल्लाह ताला ने एक इतना बड़ा मैदान बनाया है। यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के नदी नाले हैं, यहाँ का पानी है, यहाँ के फूल हैं, यहाँ का घास है, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि इसको ये मुनफरद बना देती है। हमारी सारी जिंदगी जो है ना इस जोसाई के अंदर गुजरी है। हजारों बरस मौसम गर्मा के भरपूर मॉनसून ने देवसाई को भिगोया है और मौसम सरमा ने इसे बर्फ के लिहाफों में ढांपा है। बाहर की गर्म लम्स ने अतराफ की चोटियों से पिघलाकर पानी को आजाद किया तो वो सरसब्ज़ बाला मरतूब खित्ते तख्लीक किए कि दुनिया में और कहीं इनकी मिसाल नहीं मिलती। ये सब्ज जन्नत दुनिया की वाहिद जगह है जहां हिमालयाई भूरे रीछों की तादाद बढ़ रही है। मैं देवसाई नेशनल पार्क में 22 सालों से काम कर रहा हूँ। जब हम स्टार्ट में यहाँ पर आए थे तो 15 रीछ लेके आए थे और आज अल्लाह का करम है जो है ना 78 बियर यहाँ पे है। तो ये हमारी मेहनत है, ये हमारे स्टाफ की मेहनत है, ये हमारे डिपार्टमेंट की मेहनत है। मगर इस साल मेहदी के लिए रीछों को देखना मुश्किल रहा है क्योंकि दुनिया की सतह मुर्तफा पर तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। 5 दहाइयों में यहाँ का दर्जा हरारत बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में 2 गुना बढ़ गया है, जिसने इस मॉनसून को मुतासिर किया जो कभी मुतवक्का रहता था। काफ़ी सालों से हम ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, कि यहाँ पे जो है ना वक्त पे बारिशें नहीं होती है। इस साल की आप मिसाल ले लें कि यहाँ पे जो है ना जून जुलाई अगस्त में बारिशें बिल्कुल ही नहीं हुई। इस साल पे इतने फूल भी नहीं आए, घास भी इतना नहीं था। पहले यहाँ पे माशियाँ होती थी, माशियों में पानी खड़ा होता था, वहाँ पे घास जो है ना वो बिल्कुल ग्रीन होता था। लेकिन इस साल बिल्कुल ही घास नहीं है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, माशियाँ खुश्क है, पानी नहीं है।
और रीछ भी दिखाई नहीं देते। करीब करीब में बेर बहुत ही कम आ रहा है, काफ़ी हमें दूर जाना पड़ता है। एंड में जाके पहाड़ी के नीचे जहाँ पे वहाँ पे सब्जा थोड़ा सा सब्ज होता है, तो उन एरियाज में जो है ना बेर मिलता है। हफ्तों की तलाश के बाद मेहदी ने एक माँ और बच्चे को ढूंढ निकाला। इस इंतहाई मुश्किल माहौल में इस नन्हे से बच्चे ने अभी जीना सीखना शुरू ही किया है, मगर एक मुकम्मल उस्ताद से जो इसकी माँ है, वो इसे इस बामे अर्ज पे जिंदा रहने के लिए सारी जरूरी पेंतरे सिखाएगी, जैसा कि अपनी जबरदस्त नाक के कमाल से बेहतरीन खाना तलाश करना। रीछ मीलों दूर से बू सूंघ सकते हैं, और जब बहुत सारी खुशबूदार चीजों में से किसी एक का इंतखाब करना हो, तो रीछ के बच्चे को यह सीखना होगा कि कौन सी खुशबू पर भरोसा करे और किसे नजरअंदाज करे। इस ऊंचाई पर इनकी खुराक नाक़िस है और हवा लतीफ। रीछ के बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और 4 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं। ये दुनिया में भूरे रीछों के दरमियान तवील तरीन खानदानी इश्तराक है। ऐसी सर्द जगह पर कम ग़िज़ाइयत वाली खुराक के साथ रहना शराय पैदाइश को भी मुतासिर करता है। पहले मिलाप के बाद जो कि मादाएं 8 साल की होने के बाद करती हैं, आमतौर पर सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती हैं। ये अच्छी हिकमत अमली है और बच्चे के जिंदा रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बच्चे अपनी मां के साथ इतना लंबा अरसा गुजारते हैं कि बिलाखिर इन्हें जुदा करना मुश्किल हो जाता है। अब जुदा होने का वक्त आ गया है। अब ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा। मां वो सब कर चुकी है जो वो कर सकती थी, मगर ऐसी तेजी से तगय्युर पजीर दुनिया में इसके जिंदा रहने के क्या इम्कानात हैं? एक वक्त था कि जब देवसाई में रीछ तकरीबन नापैद हो चुके थे। 1993 में नेशनल पार्क के क़याम से पहले ये तादाद में कम होकर सिर्फ 20 रह गए थे। जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत के लिए इनका गैर कानूनी शिकार किया गया और तफरीह के लिए भी शिकार किया जाता था। हत्ता कि आज भी ये महसूस होता है कि इन रीछों को वो तकरीबन मादूमियत याद है। ये बहुत डरपोक हो गए हैं। ये भूरे रीछ पहले ही दुनिया भर में अपनी साबिका तादाद का 98% खो चुके हैं। देवसाई नेशनल पार्क के क़याम ने इन देव कामतों को बहाल होने का मौका दिया है, मगर अब लगता है कि इन रीछों को एक नई मुश्किल का सामना है। इनकी मरबूत जमीनों का खात्मा। 2050 तक मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में सारे हिमालयाई भूरे रीछ अपनी मौजूदा तादाद का मजीद 11% हिस्सा खो देंगे। ये एक ऐसी नौ के लिए बहुत ही बड़ा मसला है जिसकी खुराक का 90% हिस्सा ही सब्जियों पर मुश्तमिल है और जिसके इलाकाई नाम स्पिंग दरेनमो के लफ्जी मायने ही सब्जी खोर रीछ के हैं। ये रीछ हाइबरनेशन से बाहर आ गया है और अब आने वाली सर्दियों के लिए इसे चर्बी चढ़ानी है। इसकी बेहतरीन खुराक इन दलदलों में है। ये पार्क का सिर्फ 15% का ही अहाता करते हैं, मगर देवसाई के पौधों की हयाती मिकदार का निस्फ इन्हीं में उगता है। रीछ गीली मिट्टी की गहराई में छुपी डंडियों और रसीली जड़ों को खोदकर निकालना पसंद करते हैं।
वो अपने पीछे ये छोड़ जाते हैं। ये लंबे पंजे जो कांधों पर उभरी पट्टों की गांठ से चलते हैं, इस रीछ को इस काबिल बनाते हैं कि वो ऊपरी परत को फाड़ सकें। देवसाई में ये रीछ ज्यादातर वक्त चारा चरने में गुजारते हैं। एक बार जब इनका पेट भर गया तो फिर पीठ खुजाने से बेहतर और कोई काम नहीं लगता। इस रीछ की एक पसंदीदा जगह है। अच्छी तरह खुजली करने में ना सिर्फ मजा आता है, बल्कि पत्थरों पे रह जाने वाली बू से दूसरे रीछों को ये पता चलता है कि वो यहां आकर गया है। ये देखने में बड़ा ही अछूता बर्ताव है और पहली बार ही कोई हिमालयाई भूरा रीछ ऐसा करते देखा गया है। इन ऊंचाइयों पर न फल हैं न बेरियां। भूरे रीछों के दूसरे मस्कनों के मुकाबले में यहां प्रोटीन भी कम है। यही वजह है कि 150 किलो तक पहुंच जाने के बाद भी ये शुमाली अमेरिका के रीछों से वजन में आधे ही रहते हैं। मगर कभी कभी वो गोश्त का जायका भी चखते हैं। ये मारमोटों को पता है कि वो रीछों के मेन्यू में है। ये मारमोट पाल पाल बचा है। ये बड़े चूहे नुमा अपनी जिंदगी का 80% से ज्यादा वक्त जमीन के अंदर ही गुजारते हैं। इनके मजबूत और कुंद पंजे इनका फैला हुआ बिलों के निजाम बनाने के लिए बेहतरीन औजार हैं। ये मारमोट की शाहराहें हैं जो खाने और पानी तक आसान रसाई फराम करती हैं। मारमोट भी सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं और वो शदीद सर्दी से बचने के लिए अपने जिस्म का 40% तक वजन खो देते हैं। जब निकलते हैं तो मारमोट एक मुहिम पर निकलते हैं। वो चर्बी की एक परत चढ़ाने के लिए बिना रुके खाते रहते हैं, जो इन्हें सर्दियों के दौरान जिंदा रखेगी, और फिर से अपना जिस्म लहीम शहीन करने के लिए मौसम बहार की इनायात से फायदा उठाते हैं। एक होशियार संतरी ने मारमोटों की इस बस्ती के रिहायशियों को बचा लिया है, मगर ये इनके मुस्तकबिल को लाहक एक बड़े खतरे को नहीं रोक सकता। 15 साल में पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स 28% कम हो गए हैं। मरतूब जमीनें खुश्क हो रही हैं और वहां उगने वाली खुराक मिट रही है। जंगली हयात भूख से मर रही है। मारमोट्स के डेंस वगैरह देखें काफ़ी तादाद में होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से काफ़ी यानी कि वो मारमोट्स ख़त्म हो चुके हैं। ये भूख एक खतरनाक तब्दीली का बाइस बनी है। देवसाई के रीछ इंसानों से अपना फितरी खौफ खो चुके हैं।
غلام حسین اپنے کیمپ کے باہر ریچھ کے رویوں میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا رہا ہے۔ میں یہاں 1997 سے ہوٹل چلا رہا ہوں۔ کم تر آتا تھا نا، ابھی تو زیادہ بڑھتا ہے، ڈیلی آتا ہے، دن بدن وہ قریب آتا جاتا ہے، سال ب سال قریب آتا جاتا ہے۔ ابھی اس وقت تھوڑا سا اس کو خوراک کم ہوتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے اپنی خوراک کی تلاش میں قریب ہوٹل کے قریب آتا ہے، کہیں اس کو چیز ویز ملے، مرغی ملے، کہیں ہڈی ملے، کہیں گوشت ملے۔ ہاں پھر ہم اس پوزیشن میں تو رہتے نہ، کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں سٹور پھاڑ دے خوراک کی تلاش میں وہ، کیونکہ ٹماٹر پیاز کا بڑا عاشق ہے، گوشت کا بھی عاشق ہو سکتا ہے کیونکہ بھوک سے۔ دیوسائی میں سے ڈرپوک جانور کا انسانوں سے اتنا قریب یہ دھاوا ایک اس وقت تو دیوسائی میں بڑا رش ہوتا ہے، ہوٹل ہیں 4-5، تو ریچھ کے لیے آرام سے اپنی خوراک مل جاتی ہے۔ جب کلوز ہو جاتے تو ریچھ کو وہاں کچھ نہیں ملتا ہے، پھر وہ مجبوراً ریچھ گاؤں کی طرف نکل آتا ہے۔ انسان اور ریچھ کا ٹکراؤ ایک نئی حقیقت ہے۔ میرا اپنا ایک ذوق پیچھے تھا، 80,000 1 لاکھ تک وہ ذوق تھا، تو کہیں رات کو نکلا ہے ادھر تو وہ کھا لیا ریچھ نے۔ تو صبح ریچھ کو بھی ہم نے دیکھا اور وائلڈ لائف والوں کو لے جا کے دکھا دیا کہ بھائی یہ ریچھ نے کھایا ہے۔ منظور حسین کا مستقبل بھی بالکل ہمالیائی بھورے ریچھ ہی کی طرح ایک سراب دنیا پہ منحصر ہے۔ پگھلی ہوئی برف کی کئی نہریں جو دیوسائی کے میدانوں میں رواں ہیں 3 اہم دریاؤں کو جنم دیتی ہیں۔ یہ سب بالآخر عظیم دریائے سندھ میں گرتی ہے، جس کا 80% پانی برف اور گلیشیئر کے پگھلنے سے ہی آتا ہے اور 270 ملین لوگوں کو زندہ رکھتا ہے۔ منظور حسین کا گاؤں اس انعام کے منبع کے پاس ہے۔ مجھے نیچرل چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ گاؤں میں ماحول صاف ہے، صاف ستھرا پانی ہمیں مل رہا ہے، ذہنی سکون ہے، سبزی ہم اپنے خود گا کے خود کھا رہے ہیں، بازار کی جو یوریا ہے وہ ہم یوز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ 3 گاؤں مائگریٹ ہو کے ادھر آ جاتے ہیں گرمیوں میں۔ مال مویشی یہاں سے ہمیں آسانی کے ساتھ نالوں میں گھس جاتی ہے۔ شہر میں سہولیات تو ہیں، کالجز ہیں، اسکولس ہیں، پھر آمدرفت کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، گاڑیوں کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو میں جب وہاں جاتا ہوں تو مجھے اپنے گاؤں یاد آتا ہے کہ میرے گاؤں کا صاف ماحول، میرے گاؤں کی گرینری، پھر گپ شپ۔ ریچھوں کی مرطوب زمینوں کی طرح منظور حسین کا طرز زندگی بھی معدوم ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں نہ صرف 2010 کے بے ہنگم مانسون جیسے انتہائی واقعات کا باعث بنتی ہیں کہ جس نے دریائے سندھ کے ساتھ رہتے 1600 افراد کو ہلاک کیا، بلکہ یہ غیر متوقع موسمی نمونوں کے لیے بھی ذمہ دار ہے، جس سے روزگار کو نقصان پہنچتا ہے۔ میری یاد میں بھی ان قریب کوئی 6-7 فٹ برف اس وقت ہمارے گاؤں میں پڑ رہی،
لیکن یہ 2 4 5 سالوں سے نظر آ رہا ہے نہیں، برف نہیں پڑی، زیادہ ہو گیا 2 فٹ یا 3۔ شروع زمانے میں اس وقت تو ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے والدین کہا کرتے تھے کہ یہ چھتوں میں اوپر تک ایسے ہی بغیر سیڑھی کے ہم اوپر چڑھ جاتے، اتنی برف پڑ جاتی۔ تو اس وقت ہمارے باپ دادا جو ہے مال مویشی زیادہ رکھتے تھے، تقریباً 100 150 کے قریب مال مویشی رکھتے تھے، لیکن ابھی وہ اتنی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جنگل میں گھاس کی بھی کمی ہو گئی، میدان ہرے بھرے اس وقت تھے لیکن ابھی اس وقت اتنے نہیں ہیں کیونکہ پانی کم ہو گیا، بارشیں کم ہو گئی۔ میرے جو والد صاحب تھے باپ دادا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو برفباری ہوتی ہے وہ دسمبر یا دسمبر کے اینڈ کے بعد برفباری شروع ہو جاتی تھی، جا کے پھر اپریل میں ختم ہو جاتی۔ لیکن اس کا تو کوئی سیزن ہی نہیں ہے۔ میں 2 4 سالوں سے دیکھ رہا ہوں 1 نومبر کو بھی یہاں 3 3 4 4 فٹ برف پڑ گئی، جس کی وجہ سے ہماری مال میں متاثر، اور یہاں پر جو ہمارا ماحول تھا وہ بھی متاثر ہو گیا، کیونکہ ایک ہم تسلسل کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہم اپنی اسٹاکس کرتے ہیں۔ ابھی یہ ہماری چھتوں میں دیکھ رہے ہیں نا، تو جا کے یہ ہم ایوریج لگاتے ہیں کہ شاید یہ دسمبر سے لے کے مئی تک ہم اسٹور کرتے ہیں، اسی حساب سے ہم مال مویشی رکھتے ہیں۔ تو ابھی 1 مہینہ پہلے گھاس ڈالنا ہو گیا تو لامحالہ وہ گھاس ہمیں کم پڑ جائے گا، تو تھوڑا اس کا ایشو آ جائے گا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ گلگت بلتستان کی بالائی چراگاہوں میں حیاتی مقدار میں پریشان کن حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ 1 2 اور چشمے بھی ہیں ادھر ساتھ ہی، چشموں میں وہ پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلے زیادہ آتا تھا لیکن اب وہ پانی کم ہو کے ختم ہو گیا، وہ چشمے بھی خشک ہو گئے۔ 2 4 چشمے تو ایسے ہیں وہ وہاں تو بالکل آتا ہی ہے۔ ابھی نیچے گاؤں میں ہے، کافی جگہوں میں ایسے کھیت ہیں وہاں پر پانی نہیں جاتا۔ ہری بھری چراگاہیں اب صحراؤں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ موسم بدلتے ہی دیوسائی میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ میدانی علاقوں پر سردی قابض آ گئی ہے۔ سخت خشک گرمیوں کے بعد اس موسم خزاں میں ریچھ اور بھی کڑا وقت گزار رہے ہیں۔